तो पिछले लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन को शुरू कर दिया था और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके डिस्कस किए थे, जैसे सरफेस टेंशन होती क्या है, सरफेस एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और दो की पॉइंट मैंने आप लोग को बताए थे उसे में कि आप अगर सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर आप सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको सरफेस एनर्जी मिल जाती है। बहुत अच्छे से इन दोनों चीज़ों के बारे में आपने डिस्कस किया था, क्योंकि दोनों ही बार बार आप लोग को रिक्वायरमेंट पड़ती रहेगी आगे की जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो फोर्स के लिए आपको जो भी सरफेस टेंशन होती है उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपको अगर यहाँ पर सरफेस एनर्जी को कैलकुलेट करना है, यानी कि सरफेस पर जब आपने कोई ड्रॉपलेट या कोई फ्लूइड वहां पर आपने डाल दिया है तो वो कितनी एनर्जी अपने पास में रखता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जो सरफेस टेंशन है टी उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी सरफेस टेंशन आप लोग दिखते हैं टी से आप रिप्रेजेंट करेंगे और एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां पर जो एनर्जी है वो मिलकर निकल कर आ जाती है। फिर मैंने एक दो न्यूमेरिकल्स भी आप लोग को करवाए थे कि कैसे हम जो हमारे पास में सरफेस टेंशन है, एक बड़ी बॉल है मान लो, वाटर ड्रॉपलेट है, उसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर में हम बांट देते हैं तो कितना वर्क डन यहाँ पर हुआ है एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, वो भी आपने सीखा। साथ ही इसका रिवर्स जो था वो भी आप लोगों ने सीखा कि बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं और उनको मैं मिला दूं तो कितनी जो एनर्जी है वो एज ए हीट वहां पर निकलेगी, क्योंकि जब यहाँ पर जो हमारे पास में छोटी छोटी बॉल्स हैं वो जब मिलेंगी तो वहां पर नेगेटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होने से वो जो हमारे पास में बॉल है या जो फाइनल हमारे पास में ड्रॉपलेट बनेगी, तो उस केस के अंदर में वो हीट जो है, यहाँ से जो हीट आ रही है, जो एक्सेस ऑफ हीट है, वो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करवा देगी। तो यही पूछा गया था उसके अंदर में कि कितना टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज होगा। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू कर दिया। और लास्ट में मेरे को उस मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप मेरे को ये बताएंगे कि एक ड्रॉप और बबल इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो सिंपल सा आप लोग अपनी थ्योरी को यहाँ पर मेंटेन कर लें, क्योंकि आज पूरा डिस्कशन इसके ऊपर चलेगा और एक कॉन्टेक्ट एंगल है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जब ड्रॉप की बात करते हैं तो ड्रॉप में आप लोग देखेंगे कि बाहर एयर है और अंदर में क्या है, टोटली ये फिल है किससे, जो भी फ्लूइड है उससे, या जो भी लिक्विड की बात कर रहे हैं, चाहे वाटर की बात कर रहे हैं, कैरोसिन की बात कर रहे हैं, जो भी आप बात करें, मरकरी वगैरह जो भी है, तो ये अंदर में फ्लूइड होते हैं, यानी कि केवल और केवल एक इंटरफेस होता है एयर और इस फ्लूइड के बीच में। लेकिन जब आप एक बबल की बात कर रहे होते हैं तो आप अंदर भी देखेंगे तो एयर होती है, बाहर भी देखेंगे तो भी एयर होती है, यानी कि दो इंटरफेस बन रहे हैं, एक बाहर से अंदर आने के लिए और एक अंदर से बाहर जाने के लिए, यानी कि दो इंटरफेसेस वहां पर है, दो जगह पे एयर जो फिल होती है। अगर ऐसा केस बनता है तो आप यहाँ पर बोलते हैं कि वो क्या है, एक बबल है। ये जो मैं आप लोग को लेयर वाला कंसेप्ट दे रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एक्सेस प्रेशर को कैलकुलेट करने के काम आता है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम बात करेंगे वो है हमारे पास में एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप। दो दो चीजें आप लोग को बात करी मैंने, एक ड्रॉप होती है और दूसरी हमारे पास में बबल होती है। तो स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में देखते हैं कि ड्रॉप के अंदर में आखिर ऐसा शेप क्यों बन रहा है, एयर के अंदर में इस तरह का बबल का जो शेप है वो क्यों डिजाइन हो पा रहा है। तो आप लोग अगर ड्रॉप को कंसिडरेशन में लेकर चलें तो मैं कुछ ड्रॉप का ये बना देता हूँ, और अंदर में आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा टोटली फिल किससे है, ये अंदर वाला पूरा हिस्सा इसका जो भी फ्लूइड है उससे भरा हुआ है, यानी कि वाटर का है तो वाटर का है, वाटर भरा हुआ है अंदर में, H2O है इसके अंदर में। और अगर दूसरा कोई फ्लूइड है तो उसकी अपनी एक ड्रॉपलेट बनी हुई है, उसके अपने कंस्टिट्यूट इसके अंदर में है। ओके। अगर आप इंटरनली इसका प्रेशर कैलकुलेट करें कि अंदर में जो प्रेशर होगा, क्योंकि इंटरनली ये डेवलप हो रहा होगा, दैट इज पी इन, इसको हमने पी इन का नाम दे देते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस इस पे लेके चलूंगा, क्योंकि डेरिवेशन काफी लेंदी हो जाता है, तो आप लोग को इतना इसके अंदर में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो चीजें आप लोग को बताई जाएंगी, फॉर्मूला जो बताया जाएगा वही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आप लोग के क्वेश्चन आते हैं। पहले ये समझ लें कि एक्सेस प्रेशर है क्या। तो यहां से आप लोग ये वॉल अपना एक प्रेशर लगा रही होगी, ये जो फ्लूइड है इसको बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा होगा, साथ ही बाहर से भी एक प्रेशर लग रहा होगा जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, या फिर आप बोल देंगे पी आउट, जो कि बराबर होगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर यहाँ पर दोनों प्रेशर मेरे पास में इक्वल हो जाएंगे तो जो हमारे पास में बॉल है या फिर जो ड्रॉपलेट है उसकी शेप नहीं बन पाएगी, तो किसी ना किसी एक प्रेशर को यहाँ पर एक्सेस होना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये मेरे पास में प्रेशर ज्यादा हो गया तो बॉल क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ में दब जाएगी। तो ये जो प्रॉपर इसकी शेप बनी रहे यानी कि इसके अंदर में एक स्ट्रेच बना रहे, एक सरफेस टेंशन इसके अंदर में डेवलप रहे, तो इसके लिए यहाँ पर दिया जाता है कि मान लेते हैं कि जो फ्लूइड आप लोगों ने लिया है इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए उसकी सरफेस टेंशन यहाँ पर आप लोगों को टी गिवन है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एक्सेस प्रेशर होगा वो पी इन माइनस में पी आउट, ये आप लोग को लेके चलना है, तभी तो वो उसकी शेप को मेंटेन रखेगा। तो इसको हम बोलते हैं पी एक्सेस। ठीक। अब दूसरा जो इसके अंदर में ड्रॉपलेट्स की बात करता हूं, मैं एक ड्रॉप की बात करूं, जो फ्लूइड की ड्रॉप बनती है, तो उसके लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला निकल कर आता है वो डायरेक्ट आप लोग इसको रिवाइंड कर लेंगे, 2 T बाई आर।
अब ये आर क्या होता है भाई? अब आर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आर को कहाँ से हमें कैलकुलेट करना होता है। ये तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल रात को 12 बजे भी याद होना चाहिए, हमेशा आप लोगों को ये कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्टली आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और कई बार तो ये फॉर्मूला भी पूछ लिया गया है। ओके, तो ये कहाँ पर प्रेशर होगा? ये हमारा इनसाइड द जो है वहां पर एक्सेस प्रेशर है, इनसाइड द ड्रॉप, वहां पर ये एक्सेस प्रेशर डेवलप हो जाता है, ताकि ये बॉल जो है वो अपना ये शेप जो आप लोगों को दिख रहा है वो अपना अटेन कर चुके। अभी बात करें कि आर कहाँ से आता है, तो ये एक इमेजिनरी हम कुछ इस तरह से डिस्कस करते हैं इसको, मतलब डिफाइन करते हैं कि जो आपके पास में वाटर ड्रॉपलेट है, इसको बीचों बीच दो हिस्सों में बांट दो। ये हमारे पास में दो हिस्सों में बांट दिया। अगर मैं इसका ये हिस्सा निकाल लूँ, ये वाला हिस्सा, इस साइड का जो राइट साइड वाला हिस्सा मैं निकाल लूँ, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ, मतलब इसको मैं शेप बनाऊँ कुछ इस तरह की बन गई है ये वाली शेप। ओके, और यहां से आप लोग देखें तो ड्रॉपलेट का जो रेडियस है, मतलब यहां से आपके सेंटर से मैच करें तो ये जो निकल के आया है ये हमारे पास में रेडियस होता है, ठीक। और यहीं से हम जो इसकी एक्सेस प्रेशर की कैलकुलेशन है वो करते हैं। अगर इस फिगर के अंदर में देखना चाहेंगे तो ये मेरा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मतलब जो स्पेरिकल शेप बनी है, और यहां से ये जो इसका आर है, यानी कि ये रेडियस की बात कर रहा हूं। मैंने इसको दो हिस्सों के अंदर में क्यों काटा है उसके पीछे भी रीजन है, ताकि ये समझा सकूं कि ये एक्सेस प्रेशर कहां पर डेवलप होगा हमेशा। तो एक्सेस प्रेशर हमेशा डेवलप होता है जो कॉनकेव साइड होती है उस तरफ में, कॉनकेव साइड। अब ये जो बॉल को आपने काटा, इसको बीचों बीच इस ड्रॉप को दो हिस्सों में आपने बांटा, तो इसका कॉनकेव सरफेस कौन सा है? यहां पर आप देखेंगे तो कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, बल्जिंग सरफेस हो गया, और कॉनकेव सरफेस ये हो गया जो कि केव टाइप में बना रहा है। तो हमेशा एक्सेस प्रेशर कॉनकेव साइड में बनता है, तो यहाँ पर कॉनकेव साइड का है, इस बॉल के अंदर का हिस्सा है ये। तो प्रेशर कहां पर डेवलप हो रहा है? यहाँ पर एक्सेस प्रेशर ये डेवलप होगा। और ड्रॉप के बारे में बात करें, क्योंकि एक ही यहाँ पर इंटरफेस है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 2T/R होता है। जब दो लेयर आ जाएंगे इसके अंदर में, जो हम बबल के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4T/R हो जाएगा। तो ये एक्सेस प्रेशर आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। टी क्या है? टी उस पर्टिकुलर फ्लूइड की कितनी सरफेस टेंशन है, जो कि हर हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि हर सरफेस के लिए अपनी डिफाइन होती है और अलग अलग होती है हर सरफेसिस के लिए, मतलब जो भी फ्लूइड आप बात करेंगे हर एक की अलग अलग होती है। तो टी यहाँ पर क्या होती है? सरफेस टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और आर आप लोगों को समझ में आ गया कि जो ड्रॉपलेट वहां पर बनी है उसका जो रेडियस है वो होगा। और ये एक्सेस प्रेशर हमेशा कहां पर होगा? ये एक्सेस प्रेशर हमेशा होता है कॉनकेव साइड में। इसी के बेसिस पे जब हम जो कैपिलरी वगैरह है उसको भी डिफाइन करेंगे, जिससे अगला टॉपिक जो हमारे पास में कॉन्टेक्ट एंगल वगैरह आएगा, तो उसको भी लेकर हम इन सब चीजों से डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा एक्सेस प्रेशर हो गया किसके अंदर में? जो ड्रॉप ली थी उसका। अब बात कर लेते हैं बबल को लेके कि बबल के अंदर में कितना एक्सेस प्रेशर होगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल इसके फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, और ये फॉर्मूला भी दो तीन बार आपके एग्जाम के अंदर में पूछा जा चुका है। ये देखें कि ये मेरे पास में एक वाटर ड्रॉपलेट है, सॉरी बबल है। बबल के अंदर में देखेंगे तो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो इनर लेयर और बनी हुई है भाई इसके अंदर में। ये मेरे पास में एक लेयर है, और इनके बीच में कहीं फ्लूइड भरा होता है, जो हल्का सा आप लोग देखते हैं ना बबल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। उसकी दो लेयर लगी होती है। एक लेयर पे तो वो जो आपको दिखता है लिक्विड जैसा, एक इंटरनल सरफेस हो गया, ये उसका जो कॉन्टेक्ट एरिया हो गया है यहाँ पर, जिसके अंदर में क्या फिल है? यहाँ पर फिल है उसके एयर, और बाहर भी क्या है? उसके फिल एयर है। और बीच में क्या है? ये आपको दो लेयर दिख रही होंगी। तो दो लेयर मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को दिखाया कि कैसे वो बबल का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप लोगों ने लिक्विड के बारे में बात करी थी जब हम बबल वाले की बात कर रहे थे कि वो एक लेयर ऊपर बनाता है और एक लेयर उसके नीचे बनाता है, तो ठीक उसी तरह से बबल की भी फॉर्मेशन होती है। तो दो लेयर आपको दिखती है, एक इनर लेयर और एक हमारे पास में आउटर लेयर। तो अभी आपको बताया कि एक्सेस प्रेशर जो डेवलप होगा वो हमेशा क्या होगा? कॉनकेव साइड में होता है। तो मैं इस अगर बॉल को दो हिस्सों में बांट लेता हूं तो कुछ ऐसा दिखेगा मेरे को। जो बबल है उसको मैं दो हिस्सों में बांट लूं तो ये बबल कुछ इस प्रकार का मेरे को दिख रहा होगा, यानी कि इसकी शेप कुछ ऐसे रही होगी। ये इसका शेप हो गया। और जब मैं इसके इंटरनली इनकी बात करूं तो ये मेरे पास में टोटल इसका सरफेस, मतलब जो बबल को कट करने के बाद में दो हिस्सों में बांटने के बाद में ये आ गया। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? मतलब जो इसका जो रेडियस है उसकी बात करें तो ये मेरे पास में रेडियस यानी कि आर हो चुका है। और ये पूरा जो एक्सेस प्रेशर होगा इस बॉल के अंदर में, ताकि ये अपना ये शेप बना सके, ये जो बबल है, तो यहां से एक प्रेशर लग रहा होगा और अंदर से एक प्रेशर लग रहा होगा। लेकिन इसको अपनी फॉर्मेशन लगनी है तो हमेशा जो एक्सेस प्रेशर हो वो कहां पर लगेगा? कॉनकेव साइड में लगेगा। तो कॉनकेव साइड कहां पर है भाई? जो इसका इंटरनल एरिया है, मतलब जो इंटरनली आप बात करें तो यहां से इसका कॉनकेव हो गया, ये साइड में कॉनकेव हो गया, यानी कि रेडियली जो आउटवर्ड निकल रही है वो उसका क्या रहेगा? कॉनकेव सरफेस आप लोग कह सकते हैं। तो हमेशा ये कॉनकेव साइड के में एक्सेस प्रेशर लगेगा, यानी कि उस तरफ में एक्सेस प्रेशर लगेगा ताकि वो अपना फॉर्मेशन वो बनाकर रख सके। तो आप देखो यहाँ पर कितने इंटरफेस
इंटरफेस बन रहे हैं, या एयर का और फिर लिक्विड का, फिर दोबारा से इस लिक्विड का और एयर का, यानी कि दो सरफेसेस यहाँ पर इंटरफेस में आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि जो पी एक्सेस यहाँ पर लिखा जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 4T/R। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया वो ये। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान रख लेंगे, और ये किसके लिए होता है, ये हमारे पास में बबल के लिए होता है। अगर फिर भी याद नहीं रहता तो आप ये याद रख लेंगे कि जो लिक्विड होता है या फिर जो ड्रॉप होती है हमारे पास में, उसका जो एक्सेस प्रेशर होता है वो 2T/R होता है, और क्योंकि वहां पर सिंगल लेयर होती है। लेकिन अगर डबल लेयर की बात करें, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर में देख रहे हैं, तो एयर आ गया और बाहर भी एयर है, तो दो लेयर के हमेशा 4T/R होगा। अब किसी के दिमाग में ये भी आना चाहिए थी एक्सेस प्रेशर यहाँ पर भी हो सकता था, भाई बिल्कुल हो सकता था, लेकिन आप इसको दो हिस्सों में काट के देखो तो ये तो उसका क्या होगा, बल्जिंग सरफेस है, यानी कि वैक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, और हमेशा एक्सेस प्रेशर कहाँ पर रहता है, वो रहता है कॉनकेव साइड के अंदर में। तो ये फॉर्मूला आप लोग को बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए, 4T/R होता है, जिसके कारण में इस बबल की जो है अपनी ये शेप मेंटेन रहती है। तो ये हमारे पास में इनके एक्सेस प्रेशर को लेकर बातें थी। अब हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ में चलते हैं, इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स भी काफी अच्छे बनते हैं, तो डायरेक्टली आप लोग इसकी टेंशन वगैरह जो फ्लूइड, पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए वहां पर डिफाइन होती है, वो आप लोग इसके अंदर में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे कॉन्टेक्ट एंगल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी न्यूमेरिकल यहाँ से आते हैं, और कुछ अच्छे अच्छे थियोटिकल कॉन्सेप्ट इसके अंदर में आते हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर डेवलप होते हैं। मैं कुछ आप लोगों के सामने कंडीशन रख रहा हूँ, मतलब जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, और उसके बेसिस पे हम सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर में इस तरह का शेप बन रहा है तो क्यों बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर डिजाइन करूँ कि मेरे पास में कोई ट्यूब है, ये ट्यूब है, एक सरफेस की बात कर लेता हूँ, ये सरफेस हो गया, दूसरा मैं एक और ट्यूब ले लेता हूँ, यहाँ पर ट्यूब ले लिए, और एक सरफेस और ले लिया मैंने ये। तो मैंने एक ट्यूब ली है और एक सरफेस पे मैंने उस फ्लूइड को डालना है। ये नीचे से बंद है भाई, नहीं तो नीचे निकल जाएगा ना वो जो भी फ्लूइड मैं इसके अंदर में भरूंगा। आज ज्यादा इसके अंदर में आप लोग को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनते चलो, इंपॉर्टेंट जो आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा, बाकी नोट्स तो आप लोग को मिलते रहते हैं सारे। ये यहाँ पर आप लोग देखें कि इसके अंदर में जब फ्लूइड भरा जा रहा है, ऐसे फ्लूइड भरा जा रहा है, तो ये कुछ आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो कुछ इस तरह का शेप ले लेगा, एक पर्टिकुलर फ्लूइड जो होगा इसके अंदर में ऐसा शेप लेकर मेरे पास में आ जाता है। फिर उसी तरह अगर मैं मरकरी को भरता हूं, ये मेरे पास में लिक्विड है तो मैंने लिक्विड को भर दिया है, अगर मैं यहाँ पर मरकरी को भरता हूं इसके अंदर में, तो यहाँ पर मरकरी भर दो भाई। जब मरकरी भरा जाएगा तो इसका जो ऊपर का सरफेस होगा वो सरफेस कुछ इस तरह से डेवलप हो जाता है, यानी कि ये हमारे पास में एक बल्जिंग टाइप में सरफेस डेवलप हो गया, ये आ गया, देखा होगा आपने सभी ने। लेकिन अगर मैं इनको जो लिक्विड है उसको मैं क्या कर दूं, नीचे की इसके ऊपर में डाल दूं, जो सरफेस है उसके ऊपर में डाल दूं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये सरफेस कुछ इस तरह का बन जाता है। और जब मैं इसको फ्लूइड को जो मेरे पास में मरकरी था यानी कि Hg था, उसको यहाँ पर हम डालें तो उसका जो शेप बनता है कुछ इस तरह का बन जाता है, वो एक पूरा का पूरा ऐसे ड्रॉप टाइप में बन जाता है। अब ये क्या रीजन है और क्या कॉन्टेक्ट एंगल होता है, और हमें इनकी कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, उनके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने दो चीजें देखी थी कि हमारे पास दो फोर्सेस डेवलप होती हैं, एक फोर्स होती है कोहेसिव, जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था आप लोगों को, और दूसरा होता है हमारे पास में एडेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स की आप लोगों को एक प्रॉपर्टी भी बताई थी कि ये हमेशा डेवलप होती है जो सेम मटेरियल है उसके पार्टिकल्स के बीच में, सेम पार्टिकल्स मतलब अगर मेरे पास में लिक्विड है तो उसके इंटरनल पार्टिकल जो है उनके बीच में डेवलप होगी। एडेसिव फोर्स हमेशा होती है दो सरफेसिस के बीच में, दो सरफेसिस के बीच में ये फोर्स डेवलप होती है। तो आखिरकार ये शेप इस तरह की बनी क्यों है और क्या कंसेप्ट है यहाँ पर इन कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस का, जो कि हमारी कैपिलरिटी, जो हमारे पास कैपिलरी आएगी उसके ऊपर में इनका यूटिलाइजेशन होता है। तो इसको मैं एक जर्नल लाइव आपके जो एक्सपेरिमेंट है उसके साथ में मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, जो जर्नली आप डे टू डे लाइफ के अंदर में देखते हैं। घर के अंदर में मॉपिंग तो लगभग सभी ने करी होगी, या फिर घर के अंदर में करता होगा कोई, मतलब पोछा लगाते होंगे, उसके अंदर में आप लोग देखते होंगे कि पानी, गीला कपड़ा आप लोगों ने लिया और उस फर्श को या फिर जो फ्लोर हमारे पास में उसको साफ कर रहे हैं, लेकिन आप कंप्लीटली वहां पर उस पानी को रिमूव नहीं कर पाते, या फिर पानी वहां पर गिरा हुआ है और आपने वहां पर वाइपर लगाया है तो पानी की कुछ ड्रॉपलेट्स वहां पर रह जाती हैं, ये ऑब्जर्व किया होगा सभी ने। लेकिन अगर मैं वहीं पर मरकरी डाल दूं, वहीं पर मरकरी डाल दूं ऐसे, और मरकरी को मैं क्लीन करने की कोशिश करूं यानी कि उसको वाइप करने की कोशिश करूं, तो पूरा का पूरा मरकरी वहां पर क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो आखिर क्या कॉन्सेप्ट रहा है इनके पीछे, तो आप यहां पर समझो कि जब वाटर ड्रॉपलेट इस वो जो फ्लोर थी या फर्श थी उसके ऊपर में गिरी है, तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हो गए।
और जब दो डिफरेंट मटेरियल हो गए हैं तो कंफर्म है कि वहां पर कौन सी फोर्स लग रही है, एडेसिव फोर्स लग रही है। यहां पर भी आप देखेंगे कि ये मेरे पास में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे गिरी हैं मरकरी की सरफेसिस के बीच में। जब आपने देखा तो ये हो गया हमारे पास में एडेसिव फोर्स, यानी कि उनके पास में पकड़ने की कितनी क्षमता है दोनों सरफेसिस के अंदर में। जो मेरे पास में वाटर था और जो सरफेस था वो उस पर्टिकुलर को कितनी देर तक होल्ड करके रख सकता है। यहां पर भी वही चीज हुई। लेकिन जब आप इसको वाइप कर रहे हैं तो वाइप करने से हुआ क्या कि आप यहां पर एक कोहेसिव फोर्स जनरेट कर रहे हैं इसके मटेरियल्स के बीच में। जो पार्टिकल्स इसके अंदर में है उनके बीच में कोहेसिव फोर्स कर रहे हैं। यहां पर भी आप कोहेसिव फोर्स थी उनके बीच में, लेकिन आप एक एक्सटर्नल फोर्स और लगा के उन पार्टिकल्स को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप कोहेसिव फोर्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एडेसिव फोर्स, पहले केस के अंदर में एडेसिव फोर्स इतनी ज्यादा है कि वो कोहेसिव फोर्स को ओवरकम कर पा रही है, यानी कि कुछ ड्रॉपलेट्स को वो अपने पास में चिपका के रख पा रही है। एडेसिव का बेसिक आप हिंदी के अंदर में मतलब समझो तो आप ये कह सकते हैं कि कितना वो अपने पास में चिपका के रख सकती है। तो जो वोटर होता है और जो हमारे पास में सरफेसेस होते हैं, जो फ्लोर वगैरह होती हैं, तो इतना फ्रिक्शन होता है कि वो उसको क्या कर लेता है, अपने पास में पकड़ के रख लेता है। तो पहले केस में आप लोग देख रहे हैं कि कोई सरफेस अगर पकड़ के रख रहा है उसको, तो एडेसिव फोर्स हमारे पास में ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू कोहेसिव, यानी कि पार्टिकल जो होते हैं वो इतनी जल्दी वहां से नहीं छूट पाते। लेकिन इस केस में बात करें, जब हम मरकरी की बात करी थी, तो यहां पर आपने देखा कि जो एडेसिव फोर्स है वो कम है, क्योंकि पार्टिकल्स को वो अपने पास में पकड़ के नहीं रख सकती, वो चिपका के नहीं रख पा रही है। आपने वाइप करने की कोशिश करी, सारे पार्टिकल एक साथ हो लिए, भाई चलो यहां से चलो, यानी कि उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा कोहेसिव फोर्स थी एज कंपेयर टू एडेसिव फोर्स। तो इस पर्टिकुलर केस में आपने देखा कि कोहेसिव फोर्स है वो हमारे पास में ग्रेटर है एज कंपेयर टू एडेसिव। इन्हीं दो कंसेप्ट्स का ऊपर में काफी बार क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि अगर मेरे पास में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी तो कॉन्टेक्ट एंगल क्या होगा, एडेसिव फोर्स ज्यादा होगी तो कॉन्टेक्ट एंगल क्या होगा। तो आपको अब जो यहां पर मैंने आप पहले पेज के अंदर में समझाया, तो इसमें आप समझो कि ये पार्टिकल जो है ये ऊपर की तरफ में उठ रहा है। यहां जो वोटर था, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम ले लेते हैं। पहले केस की हम बात करें, जो वोटर ड्रॉपलेट और आपने वोटर और आपने गिलास को लेकर बात करी थी, तो इसमें आपने लिक्विड भरना शुरू किया, लिक्विड भरना शुरू किया। एक लेवल ऐसा आएगा जब आप इसको छोड़ देंगे तो ये अपनी शेप डिजाइन कर लेगा। तो शेप डिजाइन करने से मतलब है कि ये ड्रॉपलेट यहां पर रह गई है। मान लो, तो मान लेते कि एक इनिशियल केस था, यहां पर हमने ड्रॉपलेट्स को छोड़ दिया, पानी भरा, इनिशियल कंडीशन में ये इस तरह का था। अब होना क्या शुरू होगा, ये जो ड्रॉप है और ये जो सरफेस है, जो बाहर वाला सरफेस है यानी गिलास का सरफेस है, इनके बीच में क्या लग रही है, इनके बीच लग रही है एडेसिव फोर्स, यानी कि उनको चिपका के रखने की कोशिश करती है। तो ये फोर्स क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी, ये खींचेगी, यहां पर पहुंचेगी, फिर और ड्रॉपलेट, ये नीचे वाला कोई सी फोर्स होगा वो इसको छोड़ेगा नहीं, तो ये और ऊपर खिंचता चला जाएगा। फिर ये नीचे वाला ड्रॉपलेट है, ये इसको नहीं खींचेंगे, छोड़ेंगे, तो ये क्या करेगा, थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, और होते होते एक ऐसा इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि ये अपनी एक्चुअल जो पोजीशन है वो अचीव कर लेगा, यानी कि ये लिक्विड कुछ इस तरह की शेप अपनी बना लेगा। यानी कि कोहेसिव जो एडेसिव फोर्स है वो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में ज्यादा हो जाती है। तो पार्टिकल, जो मेरे पास में गिलास था और जो वाटर था, वो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते 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 इतनी हाइट तक पहुंच जाएंगे। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी ये चीज चल रही होगी। ये मेरे पास में क्या करेगा, यहां पर और इस लिक्विड के बीच में एक कोहेसिव एडेसिव फोर्स जनरेट होगी, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर ये अट्रैक्ट करेगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ाएगा। फिर नीचे क्या है, कोहेसिव फोर्स लगे हैं, वो कहेंगे पार्टिकल को छोड़ेंगे नहीं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तो कुछ कोहेसिव फोर्स के कारण में उसकी तरफ आ जाएंगे। फिर थोड़ा बढ़ते 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 यहाँ पर पहुंच जाएगा और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। तो फाइनली आप लोग देखेंगे कि ये जो शेप यहाँ पर डिजाइन होगी वो कुछ इस तरह का शेप ले लेगा। ये मेरे पास में शेप जो है इस तरह का आ जाएगा। तो आपने इस पर्टिकुलर केस में देखा कि जो एडेसिव फोर्स है वो हमारे पास में ग्रेटर है एज कंपेयर टू कोहेसिव, तो ये शेप कुछ इस तरह की बनती है। लेकिन दूसरा में आप बात करें, जो मरकरी की मैंने अभी सिनेरियो आप लोगों को बात करी, तो मरकरी में कुछ शेप इस तरह की बन जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो यहां पर आप समझे कि इस पर्टिकुलर एरिया में वाटर और जो हमारे पास में गिलास है उनके बीच में क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट हो रहा है, उनके बीच में एक एडेसिव फोर्स लग रही है। लेकिन वो एडेसिव फोर्स जो कोहेसिव फोर्स पार्टिकल्स के बीच में लग रही है, जो एक दूसरे को ऊपर की तरफ में प्रेशराइज कर रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर में टेंशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कंपैरेटिवली कम है। तो ये पार्टिकल उठकर ऊपर नहीं जा रहा है, ये अपने आप में नीचे रह जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं कि कोहेसिव फोर्स है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू जो हमारे पास में एडेसिव फोर्स है। तो दो सिनेरियो हमारे पास में डेवलप होते हैं कि एडेसिव फोर्स ज्यादा हो तो क्या होगा,
एडेसिव फोर्स कम हो तो क्या होगा, और उसके एंगल के बेसिस पे भी हम इसको डिफाइन करते हैं। कॉन्टेक्ट एंगल के ऊपर में पूछा जाता है कि कॉन्टेक्ट एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, तो कैसा हमारे पास में जो शेप बनकर आएगा। तो एक एक करके अब इन चीजों को देख लेते हैं। आप लोगों को अभी एक माइंड मैप तैयार होता आ गया होगा। कॉन्टेक्ट एंगल को पढ़ने से पहले ये दो चीजों के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि कोहेसिव फोर्स क्या है, एडेसिव फोर्स क्या है, और ये शेप अगर इस तरह की बन रही है तो क्यों बन रही है। ठीक उसी तरह से ये जो ड्रॉप को डालेंगे तो वो कुछ इस तरह का बना लेगा, और मरकरी को डालेंगे तो वो इस तरह की शेप बना लेगा। अब ये मैंने आप लोगों को बताया कि जो आप लोग वाटर स्वैप वगैरह करते हैं, यानी कि जो वाइप करते हैं, तो वहां पर एडेसिव फोर्स ज्यादा होती है, तो कुछ वहां पर वाटर जो है वो चिपका रह जाता है। तो आपको घबराना नहीं है कि भाई मैंने यहाँ पर मोपिंग कर दिया, पोछा लगा दिया, तो फिर भी पानी क्यों रह जाता है। वो उसकी प्रॉपर्टी है भाई, उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। अगर आप ज्यादा घबरा रहे हैं तो भाई वहां मरकरी डालो और मरकरी से साफ कर लो, ठीक है। फिजिबल नहीं है वो, ठीक है। आपको करना तो किससे है, करना तो पानी से पड़ेगा। चलो अब कॉन्टेक्ट एंगल को लेकर डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे से अभी पेन ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि जो यहां पर मैं पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, वो आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि कैसे कॉन्टेक्ट एंगल को हम डिफाइन करते हैं। क्योंकि जरा से भी गड़बड़ हो गई है कॉन्टेक्ट एंगल को डिफाइन करने के अंदर में, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो देखो यहां पर आपने, मैं पहला केस ले रहा हूं जो हमने लिक्विड भरा था। लिक्विड और कौन सा ले, गिलास का ले लेते हैं। ये मेरे पास में फ्लूइड मैंने भर दिया है। तो आपने इसकी शेप देखी, कुछ इस तरह की बनकर आ रही थी। ये शेप कुछ इस तरह की बनकर आई थी, ठीक है। तो ये कहता है कि जहां पर भी कॉन्टेक्ट एंगल को डिफाइन करने का तरीका सीख लो, कि जहां पर भी वाटर और जो गिलास, यानी कि दो मटेरियल जहां पर भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, यानी कि यहां पर कांटेक्ट में आ गए, वहां से लिक्विड की तरफ में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। फिर से सुनो, कि जो दो पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, यानी कि जहां पर भी हमारा जो फ्लूइड है या लिक्विड है वो, और जो गिलास यानी कि जो मटेरियल है वो मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट से लिक्विड की तरफ में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो आपने यहां से लिया और ये टेंजेंट इसके सरफेस को टच करते हुए कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन्होंने कहा है कि जो एंगल आपको कैलकुलेट करना होता है, तो जो सरफेस आपने लिया है वहां से लिक्विड की तरफ में, फिर से सुनो, जो सरफेस आपने लिया है जहां से कांटेक्ट चेक करना है, वहां से लिक्विड की तरफ में एंगल को दो। तो ये मेरे पास में सरफेस था, तो मैं कहां पर मूवमेंट करूं, यहां पर मूवमेंट करूंगा, तो ये जो एंगल निकल के आएगा, दिस एंगल इज नोन एज थीटा, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, कॉन्टेक्ट एंगल के नाम से। अब इसी को यहां पर समझो, जो मैंने वाटर था यहां पर एक ड्रॉपलेट मैंने डाल दी थी, तो उससे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी क्या मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाह रहा हूं। जब आपने ये सरफेस के ऊपर में डाल दिया, तो दो सरफेसेस कांटेक्ट में कौन कौन से आ रहे हैं, ये मेरे पास में कांटेक्ट में आ गया। अब यहां पर देखो, तो ये टेंजेंट जो ड्रॉ होगी यहां पर कुछ इस तरह की टेंजेंट ड्रॉ की आएगी। अब एंगल डिफाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं ऐसे एंगल को डिफाइन कर दूं या फिर ऐसे एंगल को डिफाइन कर दूं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि जो लिक्विड और यहां पर इनके बीच में कांटेक्ट बना हुआ है, वहां से लिक्विड की तरफ में आपको जाना है। तो लिक्विड के अंदर से आप लोग गए, तो ये आपका एंगल कुछ इस तरह का बना, तो दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल जो बना है यहां पर, इसको आप बोलेंगे कॉन्टेक्ट एंगल। अब दूसरे केस की बात करें तो मरकरी वाला केस ले लो। मरकरी वाले केस के अंदर में थोड़ा सा आपको और क्लियर विजिबल होगा कि मैं आप लोगों को क्या सरफेसेस को लेकर बताना चाह रहा हूं। तो यहां पर दो सरफेस मेरे पास में कांटेक्ट में आ गए, ये सरफेस और ये सरफेस। ये शेप तो समझ में आया ना किस तरह की शेप क्यों बन रही है, क्योंकि यहां पर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है, तो वो क्या कर रही है, सरफेस टेंशन को बढ़ा के इसके सरफेस को ऊपर की तरफ में भगा रही है। लेकिन ये एरिया जो है वो चिपक गया एक दूसरे से, तो ये तो मूव नहीं करेगा, ये यहीं के यहीं रुका रह जाएगा। तो ये क्या कर लेगा, एक बल्जिंग सरफेस अपनी डेवलप कर लेगा, और यहां पर एक कॉनकेव सरफेस वो डेवलप कर लेगा। तो इसके ऊपर में आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। जो सरफेस जो कांटेक्ट में थे इस पर्टिकुलर एरिया में, थोड़ा सा ऊपर चला के, कोई नहीं, सरफेस से टच होता हुआ जा रहा है भाई, ये मेरे पास में सरफेस डिजाइन हो गया। यानी कि इसकी टेंजेंट जो है वो आपने ड्रॉ कर दी है। अब क्या बताया मैंने कि एंगल ऑफ कांटेक्ट आप लोगों को लेना है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो सरफेसिस कांटेक्ट में है वहां से चलो, यानी कि ये सरफेस मेरे पास में कांटेक्ट में है ये, और यहां से इस टेंजेंट की तरफ में लिक्विड के थ्रू मूव करो। तो ये लिक्विड के थ्रू आप ऐसे आए, ये सरफेस पे टच था, तो थोड़ा सा मैंने यहां पे कर देता हूं मैं, तो ये थीटा आपके पास में निकल कर आ गया। दिस इज नोन एज कॉन्टेक्ट एंगल। चलना कहां से, लिक्विड से होते हुए आप लोगों को आना। अब अगले केस में देखो, जब मैं ड्रॉपलेट को यहां पर डाल दूं, एक सरफेस के ऊपर में डाल दिया, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ये
एक टच कर रहा है सरफेस, तो इसके ऊपर में क्या करना, आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, ये आगे मेरे पास। अब दो सरफेसेस कहाँ कहाँ से कांटेक्ट में है, दो सरफेसेस आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कांटेक्ट में यहां से और यहां तक, ये दोनों सरफेस यहां से कांटेक्ट में है। तो एंगल डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहां से ऐसे चल देंगे। तो ये जो थीटा मेरे पास में डिफाइन किया है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कि दो सरफेसेस जो हैं वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहां पर बनाएंगे। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि एंगल 90 कब बनेगा, तो आप लोग बिल्कुल क्लियर होंगे कि जब ये सरफेस कुछ इस तरह का आ जाएगा, तो दो सरफेसेस के बीच में टेंजेंट ड्रॉ करो। तो यहां पर आपकी टेंजेंट कहां, यहीं पर बनेगी है मेरे पास में। तो एंगल जो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सरफेस ये रहा मेरे पास में और कॉन्टेक्ट सरफेस तो बिल्कुल इसी के पैरेलल आएगी, तो ये जो एंगल होगा, यानी कि सरफेस में यहां से चलूंगा और ये जो एंगल होगा कुछ इस तरह का, ये वाला, तो दिस एंगल इज नोन थीटा। तो थीटा यहां पर कितना बन जाएगा, 90 डिग्री डिफाइन करेंगे हम यहां पर, क्योंकि हमारा मेन मोटिव टेंजेंट को ड्रॉ करना है। अब देखो, इस केस के अंदर में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, एडेसिव फोर्स है वो कम है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, या फिर कोहेसिव फोर्स कम है एज कंपेयर टू एडेसिव फोर्स। तो आप लोग देख के बता पा रहे होंगे कि लिक्विड हमारा क्या हो गया, ऊपर की तरफ में चढ़ गया है। तो ये केस हमारे पास में वैलिड नहीं है। वह क्या है एक्चुअल में कि जो जो एडेसिव फोर्स है, यानी कि एडेसिव फोर्स है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। तो ये शेप हमारे पास में डिजाइन होगी। पहला कंक्लूजन ये, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा कंक्लूजन ये हम यहां से निकाल सकते हैं कि ये जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि एंगल जो है वो एक्यूट है। तो एक्यूट एंगल में भी ये इस तरह की शेप लेगा। तो आपसे पूछे कि एक्यूट एंगल होगा तो वहां पर कौन सा सिनेरियो होगा, तो ये इंटरचेंजेबल क्वेश्चन है कि एक्यूट एंगल है तो आपको समझ में आता है कि ये जो थीटा बना है वो लेस देन 90 बनेगा। और लेस देन 90 बनने का मतलब है कि एडेसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, तभी तो शेप इस तरह का बनाएगा। कोहेसिव होगा तो हमारा ये सिनेरियो आ जाएगा, देखो ऊपर की तरफ में एंगल चला गया ये। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, तो पहला इससे हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, पहला कंक्लूजन है कि जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू जो हमारे पास में एडेसिव फोर्स है। दूसरा आप लोग यहां से देख पा रहे होंगे कि एंगल जो बना है वो हमारे पास में ऑब्ट्यूज एंगल बना है, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल बना है। तो आपसे इंटरचेंजेबली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, कॉन्टेक्ट एंगल है, तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा है या फिर एडेसिव फोर्स ज्यादा है। तो यहां से आपको समझ में आता है कि ये विजुअलाइजेशन आपकी दिमाग में चलना चाहिए कि शेप कुछ इस तरह की बनेगी, यानी कि मरकरी वाला केस बनेगा तो आपका ऑब्ट्यूज बनेगा एंगल, और जब आप लिक्विड वगैरह की बात करते हैं तो आपके पास में एक्यूट एंगल बनता है। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। अगर मैं टोटली प्योर वाटर इसके अंदर में फिल कर देता हूं फनल के अंदर में, या जो हमारे पास में ट्यूब है, तो क्या होगा। तो वहां पर ध्यान रखें कि जो हमारे पास कांटेक्ट एंगल है, अगर प्योर वाटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो कांटेक्ट एंगल यानी कि थीटा है वो हमारे पास में 0 होता है। यानी 0 होने का मतलब है कि वहां पर परफेक्टली हेमिस्फीयर बनेगा, हेमिस्फीयर। चलो इसके बारे में इस फिगर के ऊपर डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हमें यह पता है कि थीटा मुझे 0 डिग्री बनाना है, किसके लिए, जब आपने प्योर वाटर और गिलास लिया है, प्योर वाटर एंड गिलास आप लोगों ने इसके अंदर में लिया हुआ है। तो वाटर बढ़ता जाएगा, यहां पर चला गया भाई। अब इसके ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। तो ऊपर वाला सरफेस यहां से शुरू होगा, मान लो ये वाला सरफेस शुरू हुआ, ये ऐसे चलेगा नीचे और ये आएगा मेरे पास में, और इधर भी आप जाओगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा, ये आ गया। अब हमने क्या सीखा था इसके बनाने के लिए कि जो भी कांटेक्ट हुआ है वहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो उसकी टेंजेंट कहां पर आ रही है भाई, देखो इसी सरफेस के अलोंग टेंजेंट आ गई है। और हमने ये भी कहा था कि जो सरफेस कांटेक्ट में है वहां से लिक्विड की तरफ में चलो उस टेंजेंट तक। तो जब आप जा रहे हैं तो यहां पर कितना एंगल आ रहा है, आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कांटेक्ट लाइन है, मतलब जो टेंजेंट है और जो सरफेस है दोनों के बीच का, वो हमारे पास में सेम लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। तो थीटा जो आएगा वो हमारे पास 0 निकल कर आएगा। यानी कि पूछे कोई आप लोगों से कि प्योर वाटर और गिलास के बीच में जो कांटेक्ट एंगल होता है दैट इज 0 डिग्री। लेकिन कोई भी आप फ्लूइड की बात करेंगे अदर देन प्योर वाटर की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ वहां पर एंगल डिजाइन होगा। एक्यूट एंगल भी हो सकता है या फिर मेरे पास में ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है या फिर एडेसिव फोर्स ज्यादा है।
कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगी तो ये शेप बन जाएगा मेरे पास में, यानी कि कॉन्वेक्स टाइप बन जाएगा। और जो एक्यूट एंगल होगा यानी कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा होंगी, कोहेसिव फोर्स कम होंगी, तो उस केस के अंदर में कॉनकेव सरफेसेस वहां पर डेवलप हो जाते हैं। तो दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये आप लोगों को बिल्कुल याद रहने चाहिए, इनको लेकर काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर में पूछे जाते हैं। तो कॉन्टेक्ट एंगल आप लोगों का यहाँ पर खत्म होता है। ये तीन चार पॉइंट जो थे वो आप लोग अपने नोट डाउन कर लेंगे, क्या कॉन्टेक्ट एंगल था, कैसे इसके फोर्सेस को बात करते हैं, क्या इनके पीछे रीजन होता है। कोहेसिव ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो सरफेस के साथ में चिपकता चिपकता ऊपर की तरफ में चला जाएगा। वो सरफेस है ना, ऊपर की तरफ खींचेगा, भाई आ जाओ मेरी तरफ में, उसकी मेम्ब्रे जो स्ट्रेच होगा, उसकी टेंशन होगी, वो ऊपर की तरफ में खींचता हुआ उसको ले आएगा। तो ये शेप इस तरह की यहाँ पर डिजाइन हो जाती है। तो यहाँ कॉन्टेक्ट एंगल आप लोग अगर समझ गए होंगे, तो हम आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं, जिसको आप लोग जानते हैं कैपिलरी राइज के नाम से, या फिर कैपिलरी ट्यूब के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये आखिर है क्या, और ये जो फिनोमेना है पहले उसको समझो। कुछ मैं जर्नल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। तो आप लोग देखे होंगे कि हम कोई भी पेड़ वगैरह है तो उसके अंदर में नीचे से पानी डालेंगे, मतलब नीचे उसके पानी डालेंगे तो पानी जो है ऊपर पत्तों तक पहुंच जाता है, जहां पर पत्तों तक पानी है वो पहुंच जाता है। दूसरा आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे पास में घर के अंदर में चिमनी वगैरह रखते हैं तो उसके अंदर में हम ऑयल वगैरह डाल देते हैं, और फिर एक धागा यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो और नीचे जो लिक्विड है उसका, वो जो ऑयल है उसके अंदर में वो ऊपर जाएगा, और जो कंटिन्यूअसली वो जलती रहेगी। दिया वगैरह हुआ उन्हीं के अंदर में भी ऐसा ही होता है। आप अगर गांव वगैरह में गए हुए हो तो खेतों को देखा होगा आपने, जब फसल की कटाई हो जाती है तो कोई भी वहां पर जो खेत है उसको खाली नहीं छोड़ता है, उसको जोत देता है, यानी कि वहां पर वो उसकी जो प्लगिंग कर देते हैं, यानी कि वहां पर उसको खाली नहीं छोड़ते, बिल्कुल फ्लैट नहीं छोड़ते, उसको ट्रैक्टर वगैरह से क्या कर देते हैं, खोद देते हैं, यानी कि उसके ऊपर हल वगैरह चला देते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, अगर मैं फ्लैट सरफेस छोड़ दूंगा तो क्या होगा उससे, क्या इन सब चीजों के पीछे रीजन होता है, उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। देखो ये जो बेसिक फिनोमेना इन सब के पीछे है, वो हमारे पास में कैपिलरी क्या होता है। तो कैपिलरी बनने के लिए एक मस्ट कंडीशन है कि जो वहां पर मेरे पास में पाइप होगा, यानी कि जहां पर भी पाइपलाइन बनेगी या जो नैरो पाथ बनेगा, वो हमेशा बहुत नैरो होना चाहिए। और ये नैरो इन द सेंस ये अराउंड 10⁻³ मिलीमीटर के अराउंड डायमीटर इनका होना चाहिए। ये कोई स्टैंडर्ड डाटा नहीं है, लगभग लगभग इनके बीच के डाया का होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जब ये पत्तों से ऊपर की तरफ में पानी जा रहा है तो बहुत सारी नैरो पाथ्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो पानी क्या करता है, जो हमारे पास में सरफेस है, और दूसरा यहाँ पर उसका जो पाइप बना हुआ है, जो वो ट्री लिया है या जो भी प्लांट अपने लिया हुआ है, तो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होती है, और वो फोर्स कौन सी रहेगी, वहां पर फोर्स डेवलप होगी एडहेसिव फोर्स। अब कोई भी चीज ऊपर की तरफ में कब चढ़ रही है भाई, अब पिछले भी आपने देखा कि कोई चीज ऊपर की तरफ में कब चढ़ रही है, जब वहां पर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। इसीलिए कहा था कि पिछला जो टॉपिक है कॉन्टेक्ट एंगल वाला वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसी से आगे चीजें जुड़ती चलेंगी। तो ये जो एंगल होता है मेरे एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होती है, तो ऊपर की तरफ में क्या करेंगे, वो लिक्विड को लेके चलती है। तो आपसे कोई पूछे, अगर एक टेक्निकल टर्म इसके अंदर में पूछना चाहे कोई आपसे कि ये जो वाटर है यार, कैपिलरी राइज जो होता है वो क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आंसर यही होता है कि जो एडहेसिव फोर्सेज होती हैं, दो सरफेसेस के बीच में होगा, एक वाटर हो गया और दूसरा जो उसकी पाइपलाइन बनी होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू जो हमारे पास में कोहेसिव फोर्स है। तो ये इसके पीछे का क्या होता है, रीजन होता है। अच्छा, ठीक उसी तरह से जो यहाँ पर आपने बताया, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया आप लोगों को कि चिमनी के अंदर में भी होता है, तो फ्लूइड क्या जो लिक्विड है या फिर ऑयल है वो ऊपर की तरफ में चढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जो धागा आपने लिया है ना उसके अंदर में हजारों नैरो पाइपलाइंस बन जाती हैं, यानी कि पाथ बन जाता है। तो एडहेसिव फोर्स इतनी ज्यादा होती है। हाँ, अगर आप बड़ा पाइप लेंगे तो अगर मैं कहूँ कि ये पाथ लूं और एक मैं छोटा सा पाथ लूं, इस तरह का, मतलब इस तरह नैरो ट्यूब लूं, तो इसके अंदर में वाटर जो ऊपर की तरफ में चढ़ेगा, इसके अंदर में या फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ में चढ़ेगा, इसके अंदर में नहीं चढ़ पाएगा। उसके रीजंस होते हैं, और कितना हाइट तक वो चढ़ेगा उसका भी हमारे पास में कैलकुलेशन हमें करनी होती है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि ये ऊपर जा क्यों रहा है, ये बेसिकली एडहेसिव फोर्सेस के कारण जा रहा है। एडहेसिव जो एडहेसिव फोर्सेज हैं वो वहां पर ज्यादा डेवलप हो जाती है एज कंपेयर टू जो हमारे पास में कोहेसिव फोर्स होती हैं। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया कि खेतों को हम जो हल वगैरह चला देते हैं, खाली नहीं छोड़ते फसल की कटाई के बाद में, तो होता क्या है कि जो सरफेस है ना, इसकी सरफेस से नैरो कैपिलरी ट्यूब्स बन जाती हैं, यानी कि बहुत नैरो ट्यूब्स बन जाती हैं। तो जो सरफेस नीचे का वाटर होगा, यानी कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे का वाटर होगा, वो क्या करेगा, इन कैपिलरी ट्यूब्स के थ्रू ऊपर आएगा सरफेस पे, और सरफेस पे आएगा तो ऊपर से तो धूप बहुत तेज पड़ रही होगी, तो वो क्या करेगा, एवोपरेट कर जाएगा। यानी कि जो लिक्विड होता है वो हमारा क्या कर जाएगा, एवोपरेट कर जाएगा इन कैपिलरिटी की वजह से। तो जो वाटर लेवल है वो नीचे की तरफ में चला जाएगा।
अब क्या करते हैं खेत वगैरह के अंदर में ट्रैक्टर वगैरह या फिर हल वगैरह चला के वो इन कैपिलरीज को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो कैपिलरी ब्रेक डाउन हो गई है, तो जो नीचे वाटर है ना वो इन कैपिलरी ट्यूब्स के थ्रू ऊपर नहीं आ पाएगा, यानी कि वो नैरो ट्यूब्स तो बनी नहीं है। तो नैरो ट्यूब नहीं बनेंगे तो सरफेस पे आएगा कहां से, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, हल चलाकर उसको बिल्कुल कैपिलरिटी को तोड़ दिया है। तो इसलिए खेत जो है वो कभी भी फसल वगैरह कटाई होने के बाद में उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी हमेशा हल वगैरह चला के उनकी कैपिलरी को तोड़ देना चाहिए। अब वहां पर तो हमारे गांव वगैरह में बात करें तो जनरली भाई ठीक है खेत को हम ट्रैक्टर चला देते हैं, लेकिन आप साइंटिफिक तरीके से सोचें तो उस खेत के अंदर में ट्रैक्टर चलाने का यानी ये सब करने का उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि भाई जो मेरा ग्राउंड के नीचे वाटर है वो ऊपर ना जाए, ऊपर चला गया तो हमारा वाटर ऑपरेट हो जाएगा और वाटर लेवल है जो ग्राउंड वाटर लेवल वो नीचे की तरफ में चला जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए सारी चीजें करी जाती हैं। अब बात करें कि कैपिलरी राइज कितना होगा और कैसे इसकी कैलकुलेशन हमें करनी चाहिए। देखो इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल आप लोगों को दूं, जो न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछे जाते हैं टू द पॉइंट हम उसी पर बात करेंगे। ये नीचे मान लेते हैं कि लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है भाई यहाँ पर, इतना मान लेते हैं, और इसके अंदर मैं दो ट्यूब रख रहा हूं, मैं एक ट्यूब मैंने रख दी है बड़ी सी ये, और दूसरी एक नैरो ट्यूब रख रहा हूं ये वाली, ये मेरे पास में नैरो ट्यूब है। और इसकी दो तीन चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ट्यूब मैंने ली है ना ये वाला, ये हिस्सा जो है ये एक होगा तो सिलेंड्रिकल टाइप में ये, तो यहां से यहां तक का जो रेडियस होता है उसको हम स्मॉल आर से डिफाइन करेंगे, और ये ध्यान रखना इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ये हमारे पास में रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब आ गया है। अब क्योंकि आपने इस लिक्विड के अंदर में इंसर्ट कर दिया है, इस लिक्विड के अंदर में इंसर्ट कर दिया है, तो यहां पर एडेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू जो कोहेसिव फोर्स है। तो वाटर क्या करेगा, ऊपर की तरफ में चढ़ना शुरू कर देगा। तो वाटर जाएगा जाता जाता कुछ इस तरह से आएगा, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ये आ गया, ऐसे चढ़ता हुआ आएगा और एक पर्टिकुलर शेप पर जाकर ये अपने आप को मेंटेन कर लेगा। क्योंकि एडेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो कैसी शेप बनेगी, बल्जिंग सरफेस यानी कि वैक्स सरफेस बनेगी या केव सरफेस बनेगी, बिल्कुल सही, ये बनेगी हमारे पास में कॉनकेव सरफेसेस, यानी कि सरफेस जो है कॉनकेव टाइप में बनेगा। अब जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है वो ये पूछेगा कि ये कितना राइज हुआ इस सरफेस से, ये एच बताओ भाई, इसके ऊपर में क्वेश्चन बनता है। एक चीज और नोट करो इसके अंदर में कि जो ये सरफेस बना है ना, ये ऊपर का जो बल्जिंग सरफेस है, इसको मैं जूम कर रहा हूं, ऊपर वाला जो सरफेस बना है इसका जो एडेसिव फोर्सेस ज्यादा होने के कारण में, तो ये जो सरफेस बना है ये वाला, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बात करूंगा, ये वाला जो मेरे पास में, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आर से, क्योंकि ये ऊपर भी शेप कुछ इस तरह का बनेगा, इसका हम ऊपर बात करें तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका डिफाइन करते हैं आर से, और ये जो रेडियस होता है कैपिलरी का बनेगा जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में, कांटेक्ट एंगल डिजाइन होगा। तो कांटेक्ट एंगल करने के लिए हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये एंगल जो आएगा इसको हम थीटा से डिफाइन करते हैं। तो एच का सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये जो एच कितना राइज करेगा वो गिवन होता है जो फ्लूइड आपने लिया है उसका सरफेस टेंशन यानी कि 2t, क्योंकि एक ही मेरे पास में सरफेस है, नीचे वाटर है और ऊपर एयर है, तो 2t आएगा। 4t इसमें कोई जरूरत है नहीं क्योंकि डबल सरफेसिस तो है नहीं मेरे पास में, सिंगल सरफेस यहां पर आया है। अब नीचे हम बात करें कि क्या लिखा जाएगा इसके अंदर पर, पहले तो हम आर लिख पा रहे थे जो बबल वगैरह या फिर जो ड्रॉप वगैरह की बात करी तो वहां पर हमने जो उसके एक्सेस प्रेशर था वहां पर 2t/r डिफाइन कर रहे थे। जब मैं हाइट राइज की बात करूं कि कितना हाइट इसके अंदर में राइज होगा तो ये फॉर्मूला बनकर आ जाता है मेरे पास में रो जी। अब आर कौन सा लिखे, दो आर मेरे पास में, एक तो आर ये आ गया और एक ये जो सरफेस बना है ना इसका ऐसे कुछ स्पेरिकल जो मेरे पास में हेमिस्फीयर साइड टाइप का सरफेस बनेगा जो यहाँ पर दिखा है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको लेना होता है। कुछ इस तरह का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा इसका, तो वो आपको डिफाइन करना होता है, दैट इज गिवन आर। ये सबसे ज्यादा गलती आप लोग की यहीं पर होती है इस आर को लेके। अब किसी के दिमाग में ये भी आना चाहिए एग्जामिनर ने अगर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब दे दिया, यानी कि जो कैपिलरी ट्यूब दी है उसका रेडियस दे दिया तो क्या करेंगे, ये आर को आप लोग नोट कर लेंगे, दिस आर इज नोन एज रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस, जो सरफेस डेवलप हुआ है उसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फिर से मैं एम्फासिस कर रहा हूं इस वर्ड पर कि ये जो सरफेस आपका डिजाइन हुआ है उसका आर यहां पर मैंने डिफाइन किया है।
अब आपके दिमाग में यह है कि ये आर छोटा वाला आगे एग्जामिनर ने दे दिया, जो 10⁻³ मिलीमीटर आपने डायमीटर के बारे में बात करी है या फिर उसके रेडियस के बारे में बात करी है, तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे? तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला मैं आप लोगों को नोट करवा रहा हूं कि एच जो आएगा वो ऊपर वाली टर्म तो मेरे पास में सेम रहेगी 2t, नीचे भी हमारे पास में ये सेम रहेगा, रो जो लिक्विड आपने लिया उसकी डेंसिटी, जी भी हमारे पास में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जनरली हम इसको 10 की वैल्यू के साथ में रिलेट करते हैं। और जो अब यहां पर आएगा वो रहेगा मेरे पास में आर। अब आपका ये भी आना चाहिए, फिर फॉर्मूले के अंदर में डिफरेंस क्या हुआ, यहां पर आर लिख दिया, बड़े आर से और छोटे आर में क्या कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल डिफरेंस है भाई, थोड़ा इंतजार करो, एक चीज और भी इसके अंदर में हम लिखेंगे, क्योंकि यहां पर जो इफेक्ट आएगा वो कॉन्टेक्ट एंगल को भी हम यूज करेंगे, तभी तो हम उसका कन्वर्जन करेंगे ना। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम इसका डिजाइन करते हैं, ये मेरे पास में थीटा बन जाता है, फिर हम यहाँ पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं और यहाँ पर आपके सामने एक रिलेशन निकल के आता है कि आर दैट विल बी इक्वल टू आर कोस थीटा निकल कर आएगा, और ये जो आर स्मॉल बनेगा, सॉरी, जो मेरे पास में, हाँ, ये जो आर बना है मेरे पास में वो बनेगा आर कोस थीटा। तो इसको मैं वैल्यूज को पुट करूंगा तो ऊपर क्या चला जाएगा, कोस थीटा। तो ये दो टर्म इसके अंदर में ध्यान रखेंगे कि यहां पर हमने स्मॉल आर लिया है और ये थीटा हमारा कौन सा है, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। और जो स्मॉल आर लिया है ये रेडियस है किसका, जो कैपिलरी ट्यूब ली गई है, बी कॉशियस विद दिस, कि जो कैपिलरी ट्यूब ली गई है उसका रेडियस, और ये कहां से निकल कर आएगा, जो हमने रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू सेट करते हैं वहां से रिलेशन निकल कर आता है। ये दो फॉर्मूलाज आप लोग को हमेशा याद रहने चाहिए। एक्चुअल फॉर्मूला ये है मेरे पास में आर वाला, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका दे, जो सरफेस वहां पर डिजाइन हुआ है कुछ इस तरह का कॉन्केव सरफेस डिजाइन हुआ है उसका दे, और अगर कैपिलरी ट्यूब का आपको क्वेश्चन देता है उसके बारे में बात करते हैं तो आपको रो जी बाई आर और इंटू में कोस थीटा आप लोगों को वहां पर यूज कर लेना है। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट एंगल से रिलेटेड चीजें आती हैं। हाँ, कुछ एक के दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अगर ऐसा हो जाए कि थीटा हमारे पास में ग्रेटर देन 90 हो जाए तो जो कैपिलरी है वो क्या होगी, यानी कि वहां पर तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो गई है। तो कोहेसिव फोर्स अगर ज्यादा हो गई है तो सेम जो लिक्विड है वो क्या करेगा, उस कैपिलरी में नीचे की तरफ में चला जाता है। और प्रैक्टिकली ये होता है, अगर एग्जामिनर को पूछना हुआ ना कि ये ट्यूब मैंने ज्यादा बड़ी बना दी है, बिल्कुल सिंपल छोटी सी ट्यूब बना रहा हूँ, बहुत नैरो है ये, यहाँ पर थोड़ा विजिबल हो जाए इसलिए थोड़ा इसको ज्यादा बना दिया। तो अभी तो आपने देखा कि लिक्विड ऊपर की तरफ में चढ़ गया था, लेकिन अगर थीटा हमारे पास में ग्रेटर देन 90 हो जाए, तो पहले तो बताओ ग्रेटर देन 90 पे क्या होता है, ग्रेटर देन 90 पे कोहेसिव फोर्स ग्रेटर हो जाती है एज कंपेयर टू जो एडेसिव फोर्स है। अभी मैंने पिछला जो कॉन्टेक्ट एंगल था उसके बारे में उस टाइम पे आपको ये चीजें बताई थी। तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी तो लिक्विड अपना नीचे की तरफ में खींचने की कोशिश करेगा, और ज्यादा फ्लूइड कहां पर है, नीचे की साइड में, तो ये वो लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा, लेकिन शेप उसकी कैसी रहेगी, शेप हमारी वही बनेगी जो कोहेसिव और एडेसिव वाले केस के, मरकरी वाले केस की बात करी थी। तो लेवल क्या करेगा, नीचे चला जाएगा। तो अब यहां पर क्या पूछेगा, ये पूछ लेगा कि ये एच बताओ कि लेवल कितना नीचे चला गया। तो सेम वही फॉर्मूला यूज करना है कि अगर यहां पर हमें केवल रेडियस ऑफ जो ये सरफेस दिया है, यानी कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास में मिलेगा कुछ इस तरह का, वो मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, रो जी आर यूज करना है। लेकिन अगर जो ट्यूब दे रखी है उसका रेडियस मेरे पास में गिवन है, तो 2t रो जी आर इंटू में कोस थीटा आप लोग को यूज करना है। और एंगल तो आप लोग को निकालना आता है, यहाँ पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई है, और ये जो एंगल बना है यहाँ से यहाँ तक का जाने का, लिक्विड के थ्रू आप लोग को जाना है, ध्यान रखना ऊपर से मत आ जाना, गलत हो जाएगा, एयर के थ्रू नहीं आना, जो लिक्विड आपने लिया, फ्लूइड लिया है उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर मूव करेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास में एंगल इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम विस्कोसिटी वगैरह के बारे में बात करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्टोक लॉ वगैरह के बारे में बात करेंगे, और उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और यहाँ पर जो आज पढ़ाया गया कॉन्टैक्ट एंगल और ये एक्सेस प्रेशर, इनके ऊपर में भी न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। बाकी हमारा कोर्स जो कंटिन्यू है, जो भी जुड़ना चाहता है बड़ी खुशी के साथ में जुड़ सकता है। थैंक यू सो मच।